मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस या वास्तविक ठोस की, जिनको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। तो क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का ये पहला टॉपिक है और यहीं से ये चैप्टर शुरुआत होता है। आप लोगों को एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं काफी अंदर से पूछे जाते हैं, तो आपको हर टॉपिक को डूब डूब के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं टॉपिक्स को तो आपको प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन बनाने में। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट समय में, कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक विस्तार से और अच्छे से आपको समझा सके, ताकि आप क्वेश्चंस को बना सके। साथ ही साथ हम लोग पिछले कई वर्षों के पूछे गए बोर्ड के क्वेश्चंस को भी आपके सामने रखेंगे, उनको हल करेंगे और आपको सिखाएंगे कि देखिए क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, आपके लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। क्रिस्टलीय ठोस को जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लीजिए। ऐसे तो आपको पता है कि ठोस क्या होता है, लेकिन इस क्लास तक आते आते ठोस की परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन है? तो अभी तक आप पढ़े होंगे कि ठोस वे होते हैं जिनकी आकृति, आकार और आयतन निश्चित होता है, लेकिन यहाँ आते आते थोड़ा सा परिभाषा मॉडिफाई हो जाएगा और वो हो जाएगा वे द्रव्य या वे पदार्थ जिनके घटक कणों के बीच। अब जैसे हम बात करेंगे घटक कणों की, तो आप समझिएगा, या तो हम बात कर रहे हैं परमाणु की यानी एटम की, या हम बात कर रहे हैं अणु की यानी मॉलिक्यूल की, या हम बात कर रहे हैं आयनों की यानी कि आयंस की। तो कोई भी पदार्थ तीन तरह के कणों से मिलकर बना हो सकता है, या तो परमाणु से बना हो सकता है, या अणु से बना हो सकता है, या आयन से बना हो सकता है। इन्हीं को अवयवी कण या घटक कण कहते हैं। तो वे द्रव्य या वे पदार्थ जिनके घटक कणों के बीच एक अंतराण्विक बल लगता है। अंतराण्विक बल क्या होता है? ऐसा बल जो कणों को आपस में बांध कर रखता है, जोड़ के रखता है, इसको अंतराण्विक बल कहते हैं। ये बहुत ही अधिक होता है, काफी ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि ये कण एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बहुत नजदीक आके संकुलित हो जाते हैं, एक साथ पैक्ट हो जाते हैं, जिससे इन पदार्थों का या द्रव्यों का आकार, आयतन और आकृति निश्चित हो जाती है। इसलिए इन्हें हम ठोस कहते हैं। लेकिन ये आकृति, आकार और आयतन सामान्यतः निश्चित होती है। सामान्यतः मतलब 95% केस में ये ठोस जैसा व्यवहार करते हैं। 5% केस ऐसा है जहां वो दिखने में तो ठोस है लेकिन पूरी तरह ठोस नहीं है। इसका मतलब कुछ ठोस दिखने में ठोस है लेकिन पूरी तरह ठोस नहीं होते हैं, और कुछ ठोस सच में ठोस होते हैं। इसलिए ठोस को दो भागों में बांटा जाता है। उस पे आने से पहले मैं आपके सामने उदाहरण रखूंगा। हीरा, नमक, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, ये सब ठोस के उदाहरण है। और आगे आते हैं। ठोस को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को तीन नामों से जानते हैं: रवादार ठोस, वास्तविक ठोस, बेरवादार ठोस, अवास्तविक ठोस। तो देखिए, अनुभवी शिक्षक से पढ़ने का यही फायदा होता है, क्योंकि अगर आप किसी नौसिखिए टीचर से पढ़ेंगे तो वो आपको पढ़ाएगा क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन चूंकि मैं कई वर्षों के शिक्षण में रहा हूं, मेरा अनुभव रहा है, तो इस आधार पे मैं बहुत सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन देखते रहा हूं, बहुत सारे किताब को देखते रहा हूं। उससे मुझे पता चला कि कभी कभी क्या करता है बोर्ड एग्जाम में कि क्रिस्टलीय ठोस करके क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा तो बना देगा, लेकिन कभी कभी वो क्या करेगा, रवादार ठोस डाल देगा, कहेगा रवादार ठोस से आप क्या समझते हैं। और वो बच्चा क्रिस्टलीय ठोस पढ़ के गया है, वो कहेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो हम कभी देखवे नहीं किए हैं, ये कहाँ से आ गया जी। इसीलिए जो है मैं सभी चीज़ों को एक जगह समाहित करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में अगर थोड़ा दाएं बाएं भी कर दे एग्जामिनर तो आपको घबराना नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स, और दूसरा होता है हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अमोर्फस सॉलिड्स, जिनको बेरवादार या अवास्तविक ठोस कहते हैं। अब ये बहुत बड़े टॉपिक्स है, पूरा चैप्टर में आपको इन्हीं दो को पढ़ना है, पूरा चैप्टर आप कवर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले ये टॉपिक उठाते हैं और इस टॉपिक को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़कर, छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की, और ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा। जब ये क्रिस्टलीय खत्म हो जाएगा तब हम अक्रिस्टलीय या बेरवादार पे आएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। चलिए आते हैं क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस या वास्तविक ठोस जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि याद कर जाइए इसको। इनकी परिभाषा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं
जिनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित पैटर्न के अंतर्गत व्यवस्थित रहते हैं। यानी जब इन ठोसों के अंदर आप किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से झांकेंगे या इनका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे तो इनके जो अवयवी कण है, अवयवी कण का मतलब होता है परमाणु, अणु या आयन, जिन कणों से ये बने हैं उन अवयवी कणों को अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा एक निश्चित और एक नियमित पैटर्न आपको दिखेगा। हर उसके अंदर चाहे किसी भी भाग में आप देखेंगे आपको वो पैटर्न हर जगह दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल के अंदर एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न होता है। और डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हीरा की बात करें तो हीरा में आप देखेंगे कि हर कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। इस कार्बन को देखिए, ये भी 1 2 1, अगर इसकी हम बात करें तो ये कार्बन परमाणु भी इसके अगल बगल में और भी होगा, ठीक है। ये 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। जैसे इसको देखिए 1 2 3 4। तो हीरा में क्या होता है, हीरा के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा गलत है, ये बीच वाला नहीं होना चाहिए था, गलत से आ गया है। इसके बाद ये होना चाहिए था, ठीक है। तो हीरा का बनावट हर जगह एक जैसा होता है, उसके अंदर में कहीं भी आप चले जाइए। तो जैसे हीरा, ग्रेफाइट, धातु, साधारण नमक, क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज, केसीएल, कॉपर सल्फेट, और उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड, नैफ्थलीन, बर्फ, फ्लोरीन इत्यादि, ये सब के सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। इनको याद कर जाइए। क्यों याद करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। आपके सामने हम एक क्वेश्चन प्रस्तुत करना चाहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ मेरे सामने एक बुक है, क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें कह रहा है कि रवादार ठोस है। देखिए आप पढ़िएगा क्रिस्टलीय, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? रवादार। क्वेश्चन कह रहा है कि रवादार ठोस है। क्या है ऑप्शन में? तो ऑप्शन में ए में दिया हुआ है हीरा, बी में दिया हुआ है कांच, सी में दिया हुआ है आपको रबर, और डी में दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ही बताइए, अगर आप पढ़ रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस, तो उसका पहला ही उदाहरण क्या है? हीरा है। तो हीरा एक क्रिस्टलीय या रवादार ठोस है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी कांच और रबर वो अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। और भी जो उदाहरण दिए गए, इन सारे उदाहरण को आपको अच्छे से याद रखना है। हो सकता है अगली बार नैफ्थलीन पूछ दे कि बताइए सिलिकॉन कार्बाइड या नैफ्थलीन किस तरह के, या पानी से जमा हुआ जो बर्फ है, पानी जो बर्फ के रूप में जम जाती है, तो बर्फ किस तरह का ठोस है और आपको ऑप्शंस दे दे, तो बर्फ को तो आप पकड़ नहीं पाइएगा उस समय। इसलिए जो है इसको ध्यान से याद रखना है। अब आगे आते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिनसे हम जान जाते हैं कि ये क्रिस्टलीय ठोस ही है। पहली विशेषता क्या है? इनके घटक कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति की पुनरावृत्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर जब आप झांकिएगा तो आप पाइएगा कि एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न दिखेगा। जैसे ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में क्या होगा कि आपको एक षटकोण दिखेगा। ये जो कार्बन के जो परमाणु होंगे वो आपस में षटकोण बना कर रहेंगे, ऐसे षटकोण के रूप में पाए जाते हैं। ये ग्रेफाइट की बनावट है। आप 10th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इस टाइप से। और भी आगे तक जाएगा, ये पैटर्न बहुत आगे तक जाएगा। तो ग्रेफाइट के अंदर अगर आप झांकोगे तो आपको इस टाइप का एक पैटर्न दिखेगा। ये एक निश्चित ज्यामिति में ही तो आप सब ये सब पढ़ते, ज्योमेट्री में षटकोण, त्रिभुज, है ना, घन, घनाभ, इस टाइप के व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, इनके घटक कण दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं। ये जो पैटर्न आपको दिखा, जैसे ग्रेफाइट में दिखा, षटकोण दिखा, ये लॉन्ग रेंज होता है, पूरे क्रिस्टल में फैला होता है, दीर्घप्रासी व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं, यानी लॉन्ग रेंज में पाई जाती है ये व्यवस्था। ये दृढ़ और असंपीड्य होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, काफी हार्ड होते हैं। और असंपीड्य मतलब इनको अगर प्रेशर से दबाया जाए तो जल्दी कंप्रेस नहीं होते। जैसे हीरा को अगर प्रेशर से दबाया जाता है तो कई सारे वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल आप देख सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर से दबाने पे हीरा जो है आपको, वो जो हाइड्रोलिक प्रेशर का जो बेस है, जो मेटल का बना हुआ है, लोहे का, उस चबूतरे में धंस जाता है, लेकिन कंप्रेस नहीं होता है। कुछ हीरा हो भी जाते हैं लेकिन ज्यादातर केस में कंप्रेस नहीं होते हैं। इसका अपवाद भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताएं, इनकी प्रत्यास्था अधिक होती है। प्रत्यास्था
काफी ज्यादा, प्रत्यास्था मतलब अपने शेप को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनको जैसे जैसे आप धातु के किसी मेटल पे, रिंग पे या धातु के किसी टुकड़े पर जोर से प्रहार कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ हद तक बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनके शेप में हल्का परिवर्तन होगा और फिर वो अपने शेप को दोबारा प्राप्त कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा और जोर से आवाज आएगा टन का। इनका गलनांक काफी ऊंच होता है। इनको अगर आप चाहिएगा कि हम गर्म करके गला दें तो इनको गलाने के लिए आपको हजारों हजार डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होगा। इनका गलनांक काफी उच्च होता है। इनका शीतलन वक्र असतत होता है। शीतलन वक्र कहने का मतलब जब आप इनको गर्म करके ठंडा कीजिएगा और जब आप सारे डेटा को जमा करके जब ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ताप और समय के बीच जब आप ग्राफ खींचिएगा तो समय के साथ ये ठंडा तो होगा, ताप तो कम होगा, लेकिन आप पाइएगा कि किसी समय ताप आराम आराम से एक रेट से कम हो रहा है और अगली बार देखिएगा कि धीमा हो गया, फिर तेजी से ठंडा होगा। यानी ये एक रेट, एक दर से ठंडा नहीं होते हैं। इनका ताप जो है समय के साथ आराम आराम से घटते जाता है। इनका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कंटिन्यू नहीं होगा। आपको ये ग्राफ आपको ब्रेक मिलेगा, अलग अलग रेट आपको मिलेगा ग्राफ में। तो इसको ढाल अलग अलग मिलेगा। आप पढ़े होंगे, मैथ अगर अच्छे से जानते हैं, फिजिक्स पढ़े होंगे, तो इसको हम लोग ढाल बोलते हैं। ढाल आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। आगे आते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की विशेषताओं में आगे है, ये विषमदैशिक या असमदैशिक होते हैं। ये विषमदैशिक या असमदैशिक क्या है, देखिए नाम में ही काम छुपा होता है। विषम माने होता है जो बराबर नहीं हो, असम माने भी होता है जो बराबर नहीं हो, और दैशिक माने दिशा के मामले में। अब किस चीज की दिशा के मामले में, तो इसका मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण जैसे चालकता, उष्मीय चालकता, घनत्व, इसमें कॉमा लगेगा यहाँ, तो चालकता, उष्मीय चालकता, घनत्व इत्यादि, इनका मापन भिन्न भिन्न दिशाओं से करने पे आपको भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। इनको आपको अलग अलग आपको क्या दिखेगा, डेटा प्राप्त होगा। अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस को लेकर और किसी एक पॉइंट का अगर आप अध्ययन अलग अलग डायरेक्शन से कीजिएगा तो आपको अलग अलग डेटा प्राप्त होगा। यानी ये विषमदैशिक होते हैं। अलग अलग दिशाओं से किसी खास पॉइंट या खास पार्ट का अध्ययन करने पे हमें चालकता, उष्मीय चालकता, घनत्व आदि का मान अलग अलग प्राप्त होता है। यही है हमारा विषमदैशिकता। इसको ध्यान में रखना है, पूछता है एग्जाम में। तेज धार वाले औजारों से इनको काटने पर या इनको टुकड़ा करने पर क्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार से विदलित होते हैं, विदलित माने टूटते हैं, अलग होते हैं, कि नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती है। जैसे आप देखिएगा मिश्री वाला जो ढेला बिकता है मार्केट में, आप सेंधा नमक या काला नमक या मिश्री का जो ढेला है उसको लाइएगा, देखिएगा आपको क्रिस्टल मिलेगा। उसको अगर आप चाकू से छटकाइएगा तो जब टूटेगा वो ढेला, वो मिश्री का, तो देखिएगा जब दो टुकड़े जब तोड़िएगा, जैसे ये एक टुकड़ा है, इसको हमने क्या किया कि बीच से यहाँ से चाकू से इसको विदलित किया। विदलित करने पर दो टुकड़े बनेंगे। उस टुकड़े जो बनेंगे, जो नई सतहें बनेगी अंदर में, उन सतहों को आप देखिएगा तो सपाट और क्या होंगी, चिकनी होगी। ये क्रिस्टलीय ठोस का एक पहचान है। आगे आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस लघु क्रिस्टलों की वृहद संख्या का समूह होते हैं। अब जैसे एक क्रिस्टलीय ठोस है, एक क्रिस्टल मेरे पास है, मान लेते हैं कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल आया। उस क्रिस्टलीय ठोस को अगर अंदर, बहुत अंदर लेवल पे अगर जाके देखें, बहुत नैनोस्कोपिक लेवल पे अगर हम जाके देखें या उससे भी नीचे, तो दिखने में अगर ये आयताकार दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जो आपको जो ढेला दिख रहा है, ये घनाभाकार है या घनाकार है, तो इसके अंदर अगर आप झांकिएगा तो आप पाइएगा कि इसके अवयवी कण भी उसी पैटर्न में व्यवस्थित है। वहां अंदर में भी एक घनाभ बनता हुआ आपको दिखेगा या घन बनता हुआ दिखेगा, और यही पैटर्न रिपीट होगा। जैसे यहाँ देखिए, एक घन बनाने के लिए कितने गोले चाहिए होंगे, अगर 8 गोलों के सेंटर को मिला दिया जाए तो एक घन बन जाएगा। ऐसा देखिए, बहुत सारे आपको घन इसमें दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक यहाँ पे एक बनेगा, फिर इसके बगल वाले को ले लीजिए आप, है कि नहीं, फिर इसके बगल वाले को ले लीजिए। मतलब इसी का क्या होगा, इसी पैटर्न को पीछे भी आप जा सकते हैं, इस तरह से देख रहे हैं, पीछे भी आप जा सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे क्या बनेंगे, पैटर्न बनेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, लघु क्रिस्टल, इनको हम लघु क्रिस्टल कहते हैं। ऐसे ऐसे लघु क्रिस्टलों की एक बृहद संख्या का समूह होता है। इन्हीं का रिपीटेशन होके एक के बाद एक रिपीटेशन होके एक बड़ा सा क्रिस्टल, ये ढेला बनता है जो आपके हाथ में है ना। इसको समझिए, ये अंदर का चीज दिखाया गया है।
और आगे बढ़े तो क्रिस्टलीय ठोस का भी प्रकार होता है। क्रिस्टलीय ठोस भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजन ठोस या जिसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स और कोवैलेंट क्रिस्टल्स, ये 4 तरह के क्रिस्टलीय ठोस पाए जाते हैं। इनको हम अगले क्लास में देखेंगे और बारी बारी से देखेंगे। एक बार इसको उठाएंगे, एक बार इसको, बारी बारी से डील करेंगे। और इससे काफी क्वेश्चन आया है। क्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा से क्वेश्चन कम आया है, लेकिन इससे काफी क्वेश्चन आया है। और अगर हम बात कर ले 2 नंबरीय क्वेश्चन की, लघुत्तरीय की, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में लघुत्तरीय, रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो परिभाषा है, ये परिभाषा हम वहां पर लिख देंगे कि रवादार ठोस क्या है, और उसके उदाहरण में से 2-4 उदाहरण वहां लिख देंगे। 2023 का क्वेश्चन है। और कांच के बारे में पूछा गया है और नेटवर्क ठोस के बारे में पूछा गया है। नेटवर्क ठोस वही है जो क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण है। सहसंयोजन ठोस, इसके बारे में पूछा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं हमारे वीडियो को पहुंचाइए। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे हमें उतनी ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी आपके लिए, और अच्छे से हम तैयारी करके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।